फिल्म की शुरुआत रूस की राजधानी मॉस्को से होती है। कड़कड़ाती ठंड और बर्फबारी के बीच हमें रशियन फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी एफएसबी का मुख्य हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। यह रूस का सबसे सुरक्षित हाई टेक सिक्योरिटी सर्विस हाउस है। इस बिल्डिंग के सबसे सुरक्षित हिस्से डॉक्यूमेंट वॉल्ट में दुनिया भर के सीक्रेट और खुफिया फाइलों को लॉकर में बंद करके रखा गया है। तभी वहाँ पर एक अमेरिकी लड़की की एंट्री होती है। वह कोई बड़ी जासूस बनकर नहीं, बल्कि वहाँ के एक सफाई कर्मचारी की मदद से चुपचाप अंदर दाखिल हो जाती है। उसका मकसद था उसे वहाँ से एक बेहद सीक्रेट फाइल चुरानी है। वह लॉकर खोलकर जैसे ही फाइल निकालती है, उसके पास एक गार्ड आ जाता है। वह तुरंत उसे शूट कर देती है। वहाँ के मुस्तैद सुरक्षाकर्मी उसे देख लेते हैं। तुरंत ही वहाँ पर उन रशियन गार्ड के साथ उस लड़की की भयंकर लड़ाई चालू हो जाती है। वह लड़की अकेले ही अपनी जबरदस्त कॉम्बैट स्किल के दम पर उन सभी ट्रेंड गार्ड्स को मार गिराती है और आखिरकार भारी सुरक्षा के बावजूद वहाँ से फाइल लेकर जिंदा बाहर निकल जाती है। इसके बाद वह लड़की सीधे बुल्गारिया पहुँचती है। एक सुरक्षित ठिकाने पर बैठकर जब वह उस चोरी की गई फाइल को खोलती है, तब कहानी का असली सस्पेंस सामने आता है। असल में वह लड़की एक इंटर्न थी। वह उस फाइल में अपने बाकी इंटर्न दोस्तों के कॉन्टेक्ट डिटेल और एड्रेस ढूंढ रही थी, जो दुनिया भर में बिखरे हुए थे। जैसे ही उसे लिस्ट मिलती है, वह उन सभी इंटर्न्स के कॉन्टेक्ट एड्रेस पर एक मेल सेंड करती है, जिसमें वह उन सबको इकट्ठा होने यानी रीयूनियन होने का ऑफर देती है। यहाँ पता चलता है कि इस खुफिया प्रोग्राम के तहत हर इंटर्न का अपना एक खास कोड नेम है, जो उनकी स्किल और कैपेबिलिटी को देख कर दिया गया था। और इस मेल लड़की का कोड नेम होता है कैटलिस्ट, इस पूरे ग्रुप की लीडर। यह है एक एनालिस्ट, किसी तरह का डेटा या कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को चुटकियों में डिकोड कर देता है। और यह है एपोथेकेरी, जो कि पॉइजन और केमिकल्स की एक्सपर्ट है। एक ऐसी लड़की जो अपनी केमिस्ट्री नॉलेज से किसी भी सब्सटेंस को वेपन में बदल सकती है। और यह है कैलिबर, यह एक असोल्टर है, 100 मीटर दूर से भी निशाना नहीं चूकता। रूबिकन टेक जीनियस, हर सिस्टम को हैक कर सकता था, किसी भी डेटाबेस में घुस सकता था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें इंटर्नशिप की एक और लड़की दिखाई जाती है, जिसकी स्किल सबसे अलग है। वह गोली की रफ्तार से डैगर यानी चाकू फेंकने में माहिर है। वह कहीं जा रही होती है कि अचानक उस पर दो अनजान आदमी जानलेवा हमला कर देते हैं। वह लड़की घबराने के बजाय पलक झपकते ही अपने डैगर्स हवा में तैरते हुए फेंकती है और उन दोनों आदमियों को वहीं धूल चटा देती है। यह है डैगर, जो चाकू चलाने में एक्सपर्ट है। तभी वहाँ और भी हमलावर आ जाते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर एक और इंटर्न लड़का उसकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। वे दोनों मिलकर उन बचे हुए दुश्मनों से निपटते हैं और फिर कैटलिस्ट का मेल मिलने के बाद सीधे उससे जाकर मिलते हैं। अब ये तीनों मिलकर अपनी टीम बनाते हैं और बाकी के बचे हुए इंटर्न दोस्तों को ढूंढने के लिए एक बड़े मिशन पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कहानी में एक नया मास्टरमाइंड सामने आता है, हेनरी बेरेन। यह वही शख्स है जिसने इन सभी टैलेंटेड इंटर्न्स को ढूंढकर इस खुफिया प्रोग्राम के तहत एक जानलेवा हथियार के रूप में बनाया था। लेकिन अब हेनरी बेरेन एक रशियन आदमी के साथ टेबल पर बैठा है। उसे उन इंटर्न्स को जान से मारने का एक बहुत बड़ा ऑफर देता है। वह रशियन आदमी इस डील के लिए मान जाता है। इसी बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के हेडक्वार्टर में खलबली मच जाती है। CIA के डायरेक्टर अपनी एजेंसी की एक बेहद काबिल और सीनियर रिसर्चर लड़की को अपने केबिन में बुलाते हैं। वे उसे पहली बार द इंटर्नशिप के इस सीक्रेट प्रोग्राम के बारे में बताते हैं और उन्हें उन सभी इंटर्न्स को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। वह CIA रिसर्च एजेंट इस खतरनाक फील्ड मिशन की जिम्मेदारी लेने से साफ मना कर देती है। तब CIA के डायरेक्टर एक ऐसा राज खोलते हैं जिसे सुनकर वह शॉक हो जाती है। डायरेक्टर उसे बताते हैं कि इस पूरे इंटर्न की जो मेन लीडर कैटलिस्ट है, वो कोई और नहीं बल्कि खुद उस CIA एजेंट की सगी बेटी है। अपनी बेटी की जान खतरे में देखकर वह CIA एजेंट इस जिम्मेदारी को टाल नहीं सकती। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैटलिस्ट अपनी टीम के साथ अगले इंटर्न की तलाश में निकलती है। जब वे उस ठिकाने पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वह चौथा इंटर्न पहले से ही मुसीबत में है। उसके पीछे एक आदमी लगा है, शायद उसे मारने की कोशिश कर रहा है। कैटलिस्ट और उसके साथी बिना वक्त गवाए अपनी गाड़ी उस पर ठोक देते हैं और उस चौथे इंटर्न को सही सलामत बचा लेते हैं। कैटलिस्ट उसे पूरी बात समझाती है और वो भी उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए राजी हो जाती है। अब सारे इंटर्न्स एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं। अब हमें थोड़ा बैक स्टोरी समझना होगा, क्योंकि बिना इसके पूरी फिल्म समझ नहीं आएगी। CIA का एक टॉप सीक्रेट और इलीगल एक्सपेरिमेंट, जिसमें मासूम बच्चों को उनके घरों से उठाकर एक आइसोलेटेड फैक्ट्री में बंद कर दिया गया। कोई स्कूल नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई बचपन नहीं, बस दिन रात एक ही ट्रेनिंग, हथियार चलाना, हैकिंग, लॉक पिकिंग, मल्टी लैंग्वेज, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। इन बच्चों को इंसान नहीं, मशीन बनाया गया। और जब प्रोग्राम ऑफिशियली बंद हुआ, ये वेपन बाहर छोड़ दिए गए, अधूरी जिंदगी के साथ। कोई आइडेंटिटी नहीं, बस एक गुस्सा जो एक दिन CIA के खिलाफ ही भड़क उठा। दूसरी तरफ कैटलिस्ट की माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए परेशान थी। वह CIA के भरोसे रहने के बजाय सीधे अपने एक पुराने और बेहद काबिल साथी नेल्सन के पास मदद के लिए जाती है। नेल्सन पहले एक CIA एजेंट हुआ करता था, लेकिन अपने ही बॉस के साथ लड़ाई होने की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। आजकल नेल्सन अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर न्यूयॉर्क में एक बर्गर शॉप चलाता है। कैटलिस्ट की माँ नेल्सन के पास जाकर उससे मदद मांगती है और कैटलिस्ट की जान के खतरे के बारे में बताती है। नेल्सन उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और दोबारा गन उठाने के लिए
तैयार हो जाता है। इसी बीच उस खतरनाक रशियन एजेंट की एंट्री होती है जिसे हेनरी बेरेन ने उन इंटर्न्स को मारने का ऑर्डर दिया था। इस बेरहम कातिल का नाम है व्लाद। व्लाद सीधे ब्रुकलिन आ जाता है और वहाँ एक चर्च के फादर से मिलता है जो अवैध हथियारों का धंधा करता है। वह उससे भारी मात्रा में वेपन्स और गन्स की मांग करता है। अगले दिन वह चर्च फादर व्लाद को डराने और धौंस जमाने के लिए अपने साथ कुछ गुंडों को लेकर एक होटल में आता है, लेकिन व्लाद इतना खतरनाक है कि वह पलक झपकते ही फादर के एक गुंडे को मारकर नीचे गिरा देता है। व्लाद की यह खौफनाक ताकत देखकर उनका असली बॉस खुद से बात करने के लिए आ जाता है और उसे हथियार सौंप देता है। इसी बीच व्लाद का मेन बॉस उसे फोन करके CIA की सारी इन्फॉर्मेशन बताता है कि कौन कौन CIA एजेंट इस वक्त उसकी और उन इंटर्न के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब सीन चेंज होता है और सारे इंटर्न्स न्यूयॉर्क के एक घने जंगल के बीचों बीच बने एक अकेले और सुनसान सेफ हाउस में आ जाते हैं। वे सभी अब एक साथ रहने लगते हैं और उनकी लीडर कैटलिस्ट होती है। सभी एक जगह बैठते हैं और अपने अपने अतीत और पुरानी जिंदगी के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। कैटलिस्ट को खतरा भांपने की गजब की आदत है, इसलिए वह चुपके से बाहर जाकर उस घर के आसपास के सभी पेड़ों पर हाईटेक कैमरे सेट कर देती है ताकि किसी भी खतरे का पहले ही पता चल सके। घर के अंदर बाकी इंटर्न्स उस रशियन फाइल में लिखे रहस्यमय नंबर के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी उन इंटर्न्स में से एक लड़का अपने लैपटॉप पर उस नंबर को डिकोड कर देता है और उन्हें न्यूयॉर्क सिटी के एक सीक्रेट बैंक का लोकेशन मिलता है। अभी वे उस बैंक के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि अचानक कैटलिस्ट के कैमरों में उनके कुछ दुश्मन दिख जाते हैं जो भारी हथियारों के साथ उसी घर की तरफ आ रहे होते हैं। सारे इंटर्न्स तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं। वहाँ पर आए हुए उन दुश्मनों का लीडर कोई और नहीं बल्कि वही रशियन एजेंट व्लाद होता है। व्लाद के आदमी घर पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। इंटर्न चारों तरफ से घिर जाते हैं, लेकिन तभी उनकी मदद करने के लिए नेल्सन भी अपनी गाड़ी से वहाँ पहुँच जाता है। नेल्सन दूर पेड़ों के पीछे छिपकर उन इंटर्न्स को एक जबरदस्त कवर दे रहा होता है। दोनों ग्रुप के बीच जोरदार फायरिंग चालू हो जाती है। नेल्सन के कवर फायर की वजह से इंटर्न्स को मौका मिल जाता है और वे व्लाद के कुछ सिपाहियों को मारकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इस तबाही के बाद वहाँ पर CIA के भ्रष्ट ऑफिसर आ जाते हैं और वह इस पूरे एनकाउंटर के बारे में CIA के डायरेक्टर को बताने लगते हैं। CIA का डायरेक्टर उन इंटर्न्स को बेहद खतरनाक मानता है और कहता है कि उन इंटर्न्स को जल्द से जल्द जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। जंगल के हमले से बचने के बाद कहानी में नया मोड़ आता है। कैटलिस्ट की माँ नेल्सन को कैटलिस्ट का ईमेल एड्रेस देती है। नेल्सन उस ईमेल के जरिए कैटलिस्ट से कांटेक्ट करता है और सीधे उनके नए ठिकाने पर पहुंच जाता है। नेल्सन उन इंटर्न्स से मिलकर कैटलिस्ट के सामने एक ऑफर रखता है कि वह उसे उसकी माँ से मिलवा सकता है। कैटलिस्ट शुरुआत में हिचकिचाती है, लेकिन न चाहते हुए भी वह अपनी माँ से मिलने के लिए राजी हो जाती है। सभी इंटर्न्स नेल्सन को अपनी वैन में बिठाते हैं और कैटलिस्ट की मदर से मिलने के लिए निकल जाते हैं। तय की गई जगह पर पहुंचकर कैटलिस्ट अपनी माँ से मिलती है और बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ CIA का वो भ्रष्ट बॉस अपने जवानों के साथ आ जाता है। वह आते ही उन सब पर बंदूक तान देता है और उन्हें सरेंडर होने के लिए कहता है। कैटलिस्ट और इंटर्न्स को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। तभी माहौल को और बिगाड़ने के लिए छत के ऊपर छुपा हुआ रशियन एजेंट अचानक नीचे CIA वालों पर फायर कर देता है। CIA और इंटर्न्स के बीच बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और दोनों तरफ से जोरदार फायरिंग चालू हो जाती है। इसका फायदा उठाकर इंटर्न्स जैसे तैसे पार्किंग के पास पहुंचते हैं और अपनी वैन लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। CIA भी उनके पीछे लग जाती है। दूसरी तरफ नेल्सन छत पर जाकर उस रशियन एजेंट को ढूंढ निकालता है और एक अच्छी खासी लड़ाई के बाद उसे जान से मार देता है। CIA को चकमा देकर सभी इंटर्न्स अपनी वैन को एक सुनसान रोड के किनारे खड़ी करते हैं। यहाँ तक आते आते कैटलिस्ट को पक्का शक हो गया था कि उनके बीच ही कोई एक गद्दार है जो लगातार लोगों को उनकी लोकेशन भेज रहा है। वह गुस्से में सभी इंटर्न्स को अपना फोन चेक कराने के लिए कहती है। जब वो सबके फोन को जांच कर रही होती है तभी वह उस मोटे इंटर्न्स को रंगे हाथों पकड़ लेती है। उसके फोन से दुश्मनों को उनकी लोकेशन के मैसेजेस भेजे जा रहे थे। असल में वह मोटा इंटर्न्स रसिया में ही पैदा हुआ था, वहीं पला बड़ा था, जिसे हेनरी बेरेन ने उनके बीच प्लांट किया था। उसका शक अब साफ तौर पर साबित हो चुका था। गद्दारी पकड़े जाते ही वह मोटा इंटर्न्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है। कैटलिस्ट उसे जिंदा पकड़ना चाहती थी ताकि असली मास्टरमाइंड का पता चल सके, लेकिन तभी उनमें से एक दूसरा इंटर्न गुस्से में उसके ऊपर गोली चला देता है। गोली लगते ही वो मोटा इंटर्न वही दम तोड़ देता है। अब चूंकि वो मर चुका था और पुलिस उनके पीछे थी, इसीलिए वे उसकी लाश को उसी सुनसान जगह पर चुपचाप दफना देते हैं और वहाँ से न्यूयॉर्क सिटी के लिए निकल जाते हैं। अब सभी इंटर्न्स उस सीक्रेट बैंक की तलाश में न्यूयॉर्क सिटी आ जाते हैं जो उन्हें रशियन फाइल के नंबर से मिला था। जब वे बताए गए पते पर पहुँचते हैं तो वे देखते हैं कि वहाँ अब कोई बैंक नहीं बल्कि एक कॉफी शॉप खुली हुई है। कैटलिस्ट अंदर जाकर वहाँ के शॉपकीपर से पुरानी बिल्डिंग और बैंक के बारे में पूछती है, लेकिन शॉपकीपर वहाँ किसी भी बैंक की मौजूदगी से साफ इनकार कर देती है। इंटर्न्स निराश होकर जाने लगते हैं। तभी वहाँ कॉफी पीने आई हुई एक बूढ़ी औरत कैटलिस्ट को रोकती है। वह बताती है कि दुकानदार नया है, लेकिन बहुत साल पहले ठीक इसी जगह पर एक सीक्रेट बैंक हुआ करता था। कैटलिस्ट उससे उस रशियन कोड टफल 9 के बारे में पूछती है। वह बूढ़ी औरत टफल 9 का नाम
नाम सुनते ही उन्हें उस बंद पड़े बैंक के अंडरग्राउंड रास्तों और काले इतिहास के बारे में बहुत सारी छिपी हुई जानकारियां देती है। सारे सुराग मिलने के बाद सभी इंटर्न्स उस बंद पड़े बैंक की असली लोकेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। सभी इंटर्न्स उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पहले वह सीक्रेट बैंक हुआ करता था। बाहर से देखने पर यह पूरी तरह बंद और वीरान पड़ा हुआ था, लेकिन असल में CIA की पैनी नजर सीसीटीवी कैमरों की मदद से उनके ऊपर बनी हुई थी और वे कंट्रोल रूम से इंटर्न्स की हर हलचल को देख रहे थे। जैसे ही इंटर्न्स बिल्डिंग के अंदर कदम रखते हैं, उनके ग्रुप का टेक एक्सपर्ट कैमरों के सिग्नल को पकड़ लेता है। वह तुरंत अपना डिवाइस निकालकर वहां के सभी सीसीटीवी कैमरों को हैक और फ्रीज कर देता है। अब CIA का लाइव कनेक्शन कट जाता है। इसके बाद सभी इंटर्न अपने अपने हथियार के साथ पूरी तरह रेडी हो जाते हैं और अंडरग्राउंड लिफ्ट की मदद से उस वीरान घर और बैंक के नीचे बनी खुफिया बेसमेंट की गहराइयों में जाने लगते हैं। लिफ्ट जैसे ही जमीन के नीचे बने उस सीक्रेट अंडरग्राउंड रूम के पास पहुंचती है, सामने का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वहाँ बहुत सारे मासूम बच्चों को उनके बचपन से दूर रखकर अवैध तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही थी। यह ठीक वैसा ही प्रोजेक्ट था जैसा कभी इन इंटर्न्स के साथ बचपन में किया गया था। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, तभी वहाँ के सारे ऑटोमेटिक दरवाजे लॉक हो जाते हैं और वहाँ एक बेहद खतरनाक जहरीला गैस रिलीज कर दिया जाता है। गैस हवा में फैलते ही सारे इंटर्न्स तड़प कर फर्श पर गिरने लगते हैं। तभी वहाँ पर यह घटिया सिस्टम चलाने वाला असली मास्टरमाइंड CIA का डेप्यूटी डायरेक्टर डिक भी वहाँ आ जाता है। डिक जमीन पर पड़े इंटर्न्स को देखकर सोचता है कि शायद सारे इंटर्न्स अब हमेशा के लिए मर चुके हैं और उसका रास्ता साफ हो गया है। लेकिन डेप्यूटी डायरेक्टर डिक का यह सोचना उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। वह जैसे ही आगे बढ़ता है, अचानक गला साफ करने की आवाज गूंजती है। कैटलिस्ट पूरी तरह जिंदा होती है। उसने अपनी सांसें रोक रखी थी। वह सीधे डिक के सर पर अपनी गन तान देती है। उसके साथ ही बाकी इंटर्न्स भी उठ खड़े होते हैं और एक एक करके एंटीडोट देकर सबको ठीक कर दिया जाता है। तभी वहाँ पर CIA के बाकी सिपाही भी आ जाते हैं, लेकिन उनके ठीक पीछे उन इंटर्न्स की मदद करने के लिए कैटलिस्ट की माँ और नेल्सन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब उस अंडरग्राउंड बेस में एक जबरदस्त क्रॉस फायरिंग चालू हो जाती है। इस जबरदस्त फायरिंग में सारे इंटर्न्स मिलकर CIA के उन सभी भ्रष्ट सिपाहियों को मार देते हैं। इसी बीच नेल्सन का सामना डिक से होता है। नेल्सन और डिक के बीच एक जबरदस्त हैंड टू हैंड फाइट होती है। नेल्सन CIA के उस डेप्यूटी डायरेक्टर से अपने पुराने बदले के तहत, जिसने उसे नौकरी से निकलवाया था, उसके सीने में गोलियां दाग देता है और उसे मार देता है। इस तरह पूरी तबाही और जंग खत्म होने के बाद वहाँ पर CIA का मेन डायरेक्टर भी अपनी टीम के साथ आ जाता है। वह डिक के इस अवैध प्रोजेक्ट के सबूत देखता है और उसे हमेशा के लिए बंद करने का फैसला करता है। डायरेक्टर उन इंटर्न्स की काबिलियत देखकर दोबारा से CIA के साथ मिलकर काम करने के लिए उन सबको एक सम्मानजनक ऑफर देता है। इंटर्न्स ऑफर को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वे इस इंटर्नशिप में कुछ जरूरी रूल्स को बदलाव कर ही CIA के साथ काम करने के लिए राजी होते हैं। अब स्क्रीन पर फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट दिखाया जाता है। मूवी के एंड में हमें एक सीक्रेट सेफ हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यह खुलासा होता है कि यह सब कुछ असल में द इंटर्नशिप के असली मेकर हेनरी बेरन और कैटलिस्ट की माँ का ही एक मिलीजुली साजिश थी। उन दोनों ने मिलकर यह पूरा चक्रव्यूह रचा था ताकि CIA के अंदर चल रहे इस भ्रष्ट और अवैध सिस्टम को हमेशा के लिए दोबारा से बदलवाया जा सके। इस चौंकाने वाले सच के साथ ही यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह जबरदस्त और सस्पेंस से भरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।